स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया है। ये सेक्शन 6A है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इसको लेजिस्लेट करने की, किन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था और क्या तर्क देके सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है, यानी कि इसको लीगल डिक्लेयर किया है। इन सारे मुद्दों को आज डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन शर्मा, आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स और इस डिस्कशन में आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि सिटीजनशिप एक चाबी की तरह है जिससे हमें हमारे इस देश रूपी घर के अनेकों सुख सुविधाओं का एक्सेस मिलता है। हम सिटीजनशिप हैं, इसी चीज के साथ कई और बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट से लेकर कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने तक, नौकरियां हासिल करने तक सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आजादी से ही ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। पार्टीशन की वजह से बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान से जिनको भारत में माइग्रेट होना पड़ा था। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पहले लगा था कि शायद पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक नेशन बनेगा, उसमें मुस्लिम्स के इंटरेस्ट बहुत ही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद जिस तरीके से इनकी स्टेट ने स्वरूप हासिल किया, वहां इन लोगों को रियलाइज हुआ कि भारत एक बेहतर देश है और वो लोग वापस आना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सिटीजनशिप को डिफाइन करना एक काफी चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन इन्होंने इसे बखूबी टैकल किया और हमारे संविधान में 2 आर्टिकल्स ऐड किए, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बेसिकली उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए थे, और उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस है जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे। अब इसमें ऐसा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत में रह रहा है, एनीवन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर दिस डेट, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। ठीक है, वो सिटीजनशिप उसे रहेगी उसके पास और वो भारतीय घोषित कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड या तो उसके कोई दादा दादी, नाना नानी या फिर उसके मम्मी पापा में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया का सिटीजन था। राइट। अब जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान से भारत में आते हैं, उनके लिए कंडीशन ये है कि वो खुद को रजिस्टर करेंगे और सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन देंगे। और कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले तक उनको भारत का कंटिन्यूस रेजिडेंट होना जरूरी है। राइट। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि बहुत से लोग, ठीक है, जो आर्टिकल 7 है ये उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है जो लोग भारत में थे, जो आज हम जैसे भारत को जानते हैं वैसे यहां पर रहते थे। भारत से ये लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद ये लोग पाकिस्तान से वापस भारत में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलती। इसकी कंडीशन ये है कि पहले तो प्रॉपर रीसेटलमेंट अप्रूवल्स लेके ये भारत में आए होने चाहिए, और दूसरी बात, एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले तक इनके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि ये भारत में ही कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रह रहे हैं। अब यहां तक तो देखो 1947 की कंडीशंस के हिसाब से हमने सिटीजनशिप को डिफाइन करने की कोशिश की, ताकि पार्टीशन की वजह से जो एक डिसरप्शन क्रिएट हुई है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। लेकिन इसमें भारत के जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ, और खासकर 1971 से पहले, आप जानते हैं कि आज का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो वेस्टर्न साइड पे तो हमारे बॉर्डर्स काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर हैं और वहां इलीगल इमिग्रेशन इतनी आसान नहीं है। बट द सिचुएशन इज नॉट द सेम विद ईस्ट इंडिया। बंगाल साइड में, ठीक है, बांग्लादेश के साथ या ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर था वो काफी पोरस था, जिसके चलते टाइम एंड अगेन वहां से बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स की इलीगल इमिग्रेशन भारत ने हमेशा ही विटनेस की है, जो बहुत ज्यादा 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर होना स्टार्ट हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच भारत में 2 स्टेट्स हैं, असम एंड वेस्ट बंगाल, जहां पर हमें ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स काफी बड़ी तादाद में मिलते हैं। अब इसमें ऐसा हुआ कि इस सिचुएशन की वजह से 1966 से 1971 के बीच, जब ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन अच्छी नहीं थी और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के यानी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स की परसिक्यूशन कर रहे थे, राइट, हिंदूज की भी परसिक्यूशन हो रही थी, तो एक बहुत बड़ा हुजूम वहां से भारत में आके सेटल हो गया। 1979 तक यहां असम में, ठीक है, और भारत में सेटल भी कहां हुआ, असम में हो रहा है। 1979 आते आते असम के लोगों को यह रियलाइज हुआ कि उनकी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी चेंज होनी स्टार्ट हो रही है, और क्योंकि ये लोग इलीगली यहां पर माइग्रेट हुए हैं, सरकार वॉज नॉट एबल टू
अंडरस्टैंड कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन है, लीगल माइग्रेंट्स कौन है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इलीगल इमिग्रेंट्स का भी नाम इलेक्टोरल रोल में हमें देखना शुरू हो जाता है। जब ये चीज होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स का नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाए तो इसका मतलब कि जब एक ग्रुप को, जब एक कम्युनिटी को अपना प्रतिनिधि चुनना है तो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स, इनके पास वो सिटीजनशिप के अधिकार नहीं है, वो भी अपना प्रतिनिधि चुनना शुरू कर देंगे, राइट। तो इस वजह से असम के लोग, उनको एक कंसर्न जागा उनमें, एंड कॉन्सिक्वेंटली इस सिटीजनशिप और इस इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की विच वाज कॉल्ड एज असम स्टूडेंट यूनियन ऑफ 1979। इस मूवमेंट के दौरान इनकी कुछ मुख्य डिमांड्स थी। मुख्य डिमांड्स के 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले इनकी डिमांड थी कि इलीगल माइग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और जितने भी ऐसे लोग हैं इनको डिपोर्ट किया जाए, और एक कट ऑफ डेट को डिफाइन किया जाए कि इस कट ऑफ डेट के बाद अगर कोई असम में आकर बस रहा है तो वो लीगल सिटीजन नहीं है। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाए, जो भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटाया जाए, और क्योंकि असम में इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसका एक यूनिक कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और एक लाइफस्टाइल है, उसको सेफगार्ड करना भी जरूरी है। तो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं, इसकी वजह से जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिससे कल्चर को एक थ्रेट मिल रहा है, तो इसको सेफगार्ड करना भी जरूरी है। इस मूवमेंट के चलते 1979 में जब ये मूवमेंट काफी ज्यादा अपने पीक पर पहुंच गई थी, तो इस मूवमेंट के चलते 1985 में तब की राजीव गांधी सरकार ने असम गवर्नमेंट और असम यूनियन की जो मूवमेंट थी उनके लीडर्स के साथ एक अकॉर्ड साइन किया विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज असम अकॉर्ड। ये अकॉर्ड साइन हुआ था 15 अगस्त 1985 में। 15 अगस्त 1985 में इस अकॉर्ड को साइन किया गया। इस अकॉर्ड में कुछ प्रोविजंस दी गई जिससे कि असम में कौन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, इसको ढूंढना और इसको आइडेंटिफाई करना काफी आसान था। अब इसमें इन्होंने कुछ कट ऑफ डेट आइडेंटिफाई की। कट ऑफ डेट इन्होंने रखी जनवरी 1, 1966। इस डेट से पहले तक जो भी असम में आकर बस रहा है, दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ असम। लेकिन 66 से 71 के बीच बहुत सारा हुजूम आया था बांग्लादेश से, जो असम में आकर बस गया। तो यहां पर इन लोगों को आइडेंटिफाई करके और इन लोगों का जो मुद्दा, जो असम स्टूडेंट यूनियन मूवमेंट का एक बहुत क्रूशल मुद्दा था, इसको रिजॉल्व करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, एक और डेट दी 24 मार्च 1971। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1966 से पहले तो जो लोग असम में आके बस गए हैं, दे आर इंडिजिनस एंड दे आर सिटीजन ऑफ असम। लेकिन जो 1 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1971 के बीच असम में आए हैं, राइट, और इस तरह के लोगों को अगर सरकार आइडेंटिफाई कर लेती है या ये लोग ऐसे पकड़े जाते हैं, तो उस केस में इनके साथ क्या होगा कि आइडेंटिफाई होने के बाद 10 साल के लिए इनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा और ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई 10 साल बाद ही कर पाएंगे। ये इन्होंने प्रोविजन यहां पर रखी। और इस प्रोविजन को, इन दोनों ही प्रोविजंस को कोडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1985 में 1985 में अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, अमेंडमेंट असम अकॉर्ड ऑफ 1985 के साइन होने के बाद लाई गई। इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया सेक्शन 6A, और सेक्शन 6A में इन दोनों प्रोविजंस को ऐड कर दिया गया। यानी कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले असम में रहता है वो असम का सिटीजन है। जो व्यक्ति इस डेट के बाद लेकिन 1971 से पहले आया है, आइडेंटिफाई होने के बाद 10 साल के लिए वो सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, रह सकता है बट उसका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा, और 10 साल पूर्ण होने के बाद ही कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप प्रोवाइडेड ही इज कंटिन्यूअसली रिजाइडिंग इन असम, राइट। तो इन चीजों को 6A में ऐड कर दिया गया, राइट। अब यहां पर बहुत से लोगों की यह डिमांड थी कि यह बड़ा ही आर्बिट्ररी सा लॉ है। इसमें 24 मार्च 1971 एक आर्बिट्ररी डेट कैसे दे दी, ऊपर से यहां पर स्टूडेंट यूनियन की जो डिमांड थी, असम यूनियन मूवमेंट, जो असम की मूवमेंट थी, उसकी जो डिमांड थी वो थी कि इस टाइम पीरियड में जो एक बहुत बड़ा हुजूम फॉरेन इमिग्रेंट्स का आया है, इलीगल इमिग्रेंट्स का आया है, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट बैक किया जाए। लेकिन यहां पर डिपोर्ट बैक नहीं किया गया। यहां पर कहा गया कि अगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तब उनको इलेक्टोरल रोल से उनका नाम हटाया जाएगा, 10 साल के लिए वो सिटीजन नहीं होंगे और उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना था कि ये डेट्स आर्बिट्ररी हैं एंड और भी बहुत मुद्दे हैं सेक्शन 6A के साथ। इसीलिए
असम की जो मौजूदा सरकार है, जो असम में मौजूदा सीएम है, बीजेपी के दावेदार हैं, वो हेमंत शर्मा जी, राइट। तो उन्होंने 1951 को कट ऑफ डेट कहा है कि 1951 तक जो असम में रहते थे, ठीक है, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, उनको सिटीजन डिक्लेयर किया जाए, राइट। और इन चीजों को ठीक करने के लिए जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में जो आया था, इसमें सेक्शन 6B को ऐड किया गया और उन्होंने एक और डेट ऐड की, जिन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 एक कट ऑफ डेट है। इस डेट से पहले तक अगर बांग्लादेश, यानी कि अगर कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी, जो हमारे नेबरहुड में मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से अगर कोई हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट या जैन माइग्रेट होके आते हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा मामला कई कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। बहस के 4 मुख्य पहलू हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की और अल्टीमेटली इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया। पहला पॉइंट है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है भी कि वो एक सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव एक्ट में सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस करके असम की प्रोविजंस को चेंज कर सके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 बनाए थे, तो उसके हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है भी या नहीं। दूसरा मुद्दा है कि 6A राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है, ये असम के ऊपर पर्टिकुलरली अप्लाई होता है और असम के साथ एक अलग ट्रीटमेंट रख रहा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तीसरा मुद्दा है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस हुआ था जहां पर इलीगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन कहा गया था, क्योंकि अगर किसी दूसरे कंट्री से बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन होती है तो मतलब एक फॉरेन एंटिटी के काफी सारे लोग हमारे देश में इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो दैट वाज इक्वेटेड विद एक्सटर्नल एग्रेशन। तो मतलब 6A में इट इज फैसिलिटेटिंग दिस इमिग्रेशन इनटू असम, सो ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी चैलेंज हुई बात। और तीसरी चीज कि असम के लोग इस चेंज डेमोग्राफी की वजह से इनका कल्चर और इनके जो राइट्स जो हमारे संविधान के आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में मिलते हैं वो भी खतरे में है। तो ये सारी बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर 4-1 की मेजॉरिटी से डिक्लेयर किया जाता है कि सेक्शन 6A में कुछ गड़बड़ नहीं है। सिर्फ जस्टिस JB पारदीवाला इकलौते ऐसे जस्टिस हैं जिन्होंने 6A की कुछ खामियां बताई और डिसेंटिंग ओपिनियन अपना दिया। अब ये क्या बहस एग्जैक्टली होती है, इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSC 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक सही डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइंड तरीके से अपने पूरे सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं विद इन 12 मंथ्स, एंड यू वांट कि प्रीलिम से पहले आपको एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज और मेन से पहले आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद 1-to-1 मेंटरशिप एंड सेवरल अदर फीचर्स, ये सारी सुविधाएं मिले, तो स्टडी IQ के P2I 2026 बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारी क्लासेस 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस का टाइम मॉर्निंग का रहेगा 8 AM से लेके 11 AM तक, एंड CS लाइव कोड यूज करके आप इस बैच में सिर्फ 30,999 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप CS लाइव ग्रुप _UPSC को ज्वाइन कर लीजिए ऑन टेलीग्राम, एंड व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे 7710678413 यहां एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अगर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है तो यहां पर कर सकते हो। डिस्कशन पर वापस आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की बात करते हैं कि बेसिकली क्या बातें हुई, इन मुद्दों को कैसे रिजॉल्व किया गया। तो सबसे पहले सवाल है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 6 और 7 की जगह हम एक स्टैट्यूटरी लॉ को अमेंड कर सकें विद सिंपल मेजॉरिटी। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 1947 की कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए थे बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से रिलेटेड हर तरह की अमेंडमेंट करने की पावर आर्टिकल 11 में दे रखी है और यूनियन लिस्ट का एंट्री 17 में भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सो पार्लियामेंट, जहां तक 6A की वैलिडिटी इस बात पे निर्भर करती है कि पार्लियामेंट कर भी सकती है ऐसा लॉ इनैक्ट या नहीं, तो उस हिसाब से संविधान में पार्लियामेंट के पास पूरी शक्ति है जिससे कि सिटीजनशिप की एक्विजिशन से लेकर इसकी टर्मिनेशन तक हर तरह का फैसला पार्लियामेंट के हाथ में है और एक स्टैट्यूटरी लॉ से इसको चेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज कि क्या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A से प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो हमारे संविधान का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, तो क्या वो वायलेट हो रहा है। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेसिकली इसमें कहा जा रहा था कि असम और वेस्ट बंगाल दोनों में ऐसी सिचुएशन देखी गई, फिर असम के ऊपर ही 6A क्यों अप्लाई कर रहा है, एक अलग तरह की ट्रीटमेंट क्यों हो रही है। तो इसमें कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया
कि क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लक्स जो है वो असम में बंगाल के कंपैरिजन में ज्यादा रहा, और क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेशन हुई असम में, इसका इंपैक्ट असम की पॉपुलेशन के ऊपर वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन की तुलना में ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ऐसा स्पेशल एक्ट एक अलग से असम के लिए प्रावधान बना सकता है। और वैसे भी हमारे संविधान में इस तरह से बात की जाती है कि सिमिलरली सिचुएटेड थिंग्स हैव टू बी ट्रीटेड सिमिलरली, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी में जो डिफरेंस होता है वही यहां पर देखा गया। तो क्योंकि असम की यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, उस यूनिक सर्कमस्टांस की वजह से एक यूनिक लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इट इज नॉट वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब 2005 का सर्बानंद सोनोवाल केस था हमारा। इस सर्बानंद सोनोवाल केस में IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन थ्रू ट्राइब्यूनल्स एक्ट की वैलिडिटी को एनालाइज किया जा रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इलीगल इमिग्रेशन एक्सटर्नल एग्रेशन की डेफिनेशन के अंदर कंसिडर की जाए। तो पिटिशनर्स ने 6A को चैलेंज करते हुए कहा कि इलीगल इमिग्रेशन क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन है एज पर द वर्डिक्ट, ओल्डर वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो कॉन्सिक्वेंटली 6A तो एक्सटर्नल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए हैं उनको हम सिटीजनशिप देने के लिए ये 6A को कोडिफाई कर दिया हमने, तो ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन प्रमोट हो रही है। तो इसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर हम बांग्लादेश से असम में बसने वाले लोगों को आर्बिट्रली सिटीजनशिप देते रहते तब ये एक्सटर्नल इमिग्रेशन जरूर होती, या आर्बिट्रली ये लोग बांग्लादेश से असम में आकर बसना शुरू होते तब ये एक्सटर्नल इमिग्रेशन होती। लेकिन क्योंकि 6A में एक प्रोसेस बताया गया है जिससे बड़े सिलेक्टिव तरीके से इमिग्रेशन सिटीजनशिप दी जा रही है लोगों को, तो इस वजह से ये एक्सटर्नल इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये भी आर्गुमेंट वैलिड नहीं बैठती। इसी के साथ साथ जहां तक असम के लोगों के अधिकारों की बात है, जो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में सेफगार्डेड हैं, जहां पर लोगों को राइट दिया गया है कि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ एक अलग एथनिक ग्रुप की प्रेजेंस होने से आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट खतरे में नहीं आ जाती। और अगर यही आर्गुमेंट लेंगे ऐसे, तो फिर हमारी जो स्टेट्स और इतनी विभिन्नता है हमारे भारत में, उसमें तो हर कोई फिर एक दूसरे से इनसिक्योर फील होता रहे। तो दिस आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड दिस आर्गुमेंट वुड अंडरमाइन द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन which is enshrined in our constitution. So इन आर्ग्यूमेंट्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6A में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शुड बी अपहेल्ड। बट जस्टिस पारदीवाला ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया यहां पे। इन्होंने कहा कि ये सेक्शन 6A से इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं है। सेक्शन 6A का जो प्राइमरी पर्पस था वो क्या था? 1966 से लेकर 1971 के बीच जो बांग्लादेश से असम में एक इमिग्रेशन, एक हुजूम आकर बसा है, इसमें से जो लोग इलीगली आकर बस गए हैं उनको वापस भेजना, राइट, उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेजना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आया है उसको तो वैसे सिटीजनशिप मिलेगी नहीं। बट इसमें हो ये गया क्योंकि ये प्रावधान लगा दिया गया तो बहुत से लोग नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर असम में आकर बस जाते हैं और उनको फिर अकॉर्डिंगली सिटीजनशिप मिल जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने बड़े ही विचित्र तरीके से एक प्रोविजन ये रखी कि अगर इस टाइम पीरियड में कोई इलीगली असम में आकर बसा है, कोई बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम असम में आकर ऐसे बसा है, कोई बांग्लादेशी इधर आके बसा है, तो उसमें क्या होगा, उसके साथ आइडेंटिफाई होने के बाद उसे 10 साल के लिए इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा। और वॉलंटरी प्रोविजन के मतलब मैं आया हूं, मैं खुद ही चला जाऊं, कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, मैं खुद ही चला जाऊं और फिर 10 साल के लिए मुझे इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए और उसके बाद मैं सिटीजनशिप अप्लाई कर सकूं, ये प्रोविजन दी ही नहीं गई। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन ही नहीं है यहां पर, ये भी इसमें सही नहीं है, राइट। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 66 से 71 के बीच की जो माइग्रेशन है, इसको एड्रेस करना, ये तब सक्सेसफुल होता अगर मास लेवल पर सरकार सभी इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इलेक्टोरल रोल से इनका नाम हटाती और उसके बाद 10 साल के बाद इनको सिटीजनशिप की प्रोविजन दी जाती, देन इट वुड हैव मेड सेंस। बट सरकार ने क्या प्रोविजन रखी, अगर कोई पकड़ा जाता है ऐसे, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जस्टिस पारदीवाला ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये मेरा डिसेंटिंग ओपिनियन है। बट ऑल इन ऑल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A को अपहोल्ड किया है। आपको दोस्तों क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सेक्शन 6A को डिस्कस किया,
इसको स्क्रूटनाइज किया और जो इन्होंने वर्डिक्ट दिया, तो अपनी टिप्पणी भी आप कर सकते हैं, बट वी विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कोर्ट एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 6A का जो रीसेंट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, किन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर इसको डिस्कस किया गया, इसके ऊपर डिबेट हुई, ये आया क्यों था, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, और इससे आगे देश पर अब क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे 6A को अपहोल्ड करने से क्या है कि बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि 1951 की कट ऑफ डेट आ जाए, अब वो प्रोविजन नहीं है, और जिनको इस प्रोविजन के अंडर सिटीजनशिप मिली थी उनकी सिटीजनशिप सेफ है, राइट। तो ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो आप अपने फर्दर ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको यूजफुल लगा। बने रहिए स्टडी IQ के चैनल के साथ, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।